Hello students, welcome to online classes of Neeraj Bajpai International School. Our today's topic in chapter 12, electricity, is electric circuit and Ohm's law. Till now we have studied about the terms related with electricity. सबसे पहले हमने जाना था कि इलेक्ट्रिसिटी ये टर्म कहाँ से आया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम मैंने बताया था। उसके बाद फिर हमने देखा कि चार्ज क्या होते हैं, इसे कौन बताया, इसे बताने वाला था चार्ल्स अगस्टिन कूलम। उसने बताया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड द डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कॉज द चार्ज टू डेवलप। चार्ज पैदा होगा तो फोर्स क्रिएट करेगा। हम कैसे देख पाते हैं चार्ज पैदा हो रहा है, चार्ज कहीं पे है, जब वो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कर रहा हो। अब उसके थ्रू उसने बताया कि अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है तो कहीं कम या ज्यादा होने के कारण एक फोर्स क्रिएट करेगा और उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली नथिंग बट कितना डिफरेंस है पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली कितना दम है किसी एक चार्ज क्रिएट करने वाले ऑब्जेक्ट में, चार्ज क्रिएट हुआ है उस ऑब्जेक्ट में। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसको थोड़ा इमेजिन करना कठिन जाता है, डेट्स वाई बच्चे थोड़े मिस हो जाते हैं। क्योंकि अभी 9th में आपने जो पढ़ा था वो क्या था, एक कार चल रही थी, अचानक ब्रेक लगा। तो ये सब दिस ऑल थिंग्स आर एक्चुअली इमेजिनेबल बिकॉज यू हैव डन सच थिंग। अब आपने इलेक्ट्रॉन तो देखा नहीं, चार्ज दिखेगा भी नहीं, फोर्स लग रहा है वो भी नहीं दिखने वाला, इसलिए आपको एक इमेजिन करने का ये एक जरिया ढूंढना पड़ेगा। इसको अच्छे से इमेजिन करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसको याद रख पाएंगे। फिर उसके बाद देखें कि चार्ज जब फ्लो हो जाएगा तो बन जाएगा करंट। हाँ, जो भी डाउट्स है अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग अब बढ़ने वाले हैं। चार्ज भी पता चल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल गया, और अब पता चल गया कि करंट क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टर्म समझते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझने के लिए आपको कभी ये आपने जरूर देखा होगा कि या टेलीविजन लो या फिर रेफ्रिजरेटर लो या कोई कभी कभी एक फोन रहे, उसका एक ना मैनुअल दिया रहता है। मैनुअल में पीछे कुछ डायग्राम बने रहता है। वो डायग्राम कुछ अजीब सा रहता है, देखकर समझ नहीं आता उतना, मगर एक्चुअली वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है। वो डायग्राम इसलिए दिया रहता है वो बताने के लिए कि कैसा कैसा कनेक्शन है इसके अंदर। मान लो कुछ खराबी आए तो जो ठीक करने वाला है उसको कैसे कर सकेगा ठीक। दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन। ये इंफॉर्मेशन को एक डायग्राम के थ्रू बताया जाता है। और एक्चुअली एक रेफ्रिजरेटर, एक टेलीविजन या एक फोन ले लो, ये सब है क्या? एक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। उसमें भी एक वायरों का वायर जुड़ा होगा, एक बैटरी होगी, रेजिस्टेंस होगा, यही सब चीजें होने वाली जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसी चीज के बारे में ये इलेक्ट्रिक सर्किट बताता है। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस। ये रेजिस्टेंसेस क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर, कुछ भी हो सकता है। एंड अ स्विच बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल और बैटरी। अब सेल और बैटरी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। हम लोग पेंसिल सेल जैसे देखें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है उस तरफ, उसमें से एक वायर को कनेक्ट कर दो, उससे बल्ब को कनेक्ट कर दो, बन गया एक सर्किट। बन गया एक सर्किट। उसी सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, इज कॉल्ड सर्किट। ओके, तो कुछ ऐसा देख लो, एक बैटरी है, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यहां से मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जोड़ा और एक स्विच को भी जोड़ दिया बंद चालू करने के लिए इसे। तो ये क्या बन गया? एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। ये कौन सी नई बात हुई? ये कोई नई बात नहीं हुई, मगर अब हम लोग इसको कुछ अलग तरीके से शो करेंगे। ऐसा कोई डायग्राम बनाना बहुत कठिन है, जल्दी भी नहीं बन पाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी है। बट सोचिए अगर इसी के लिए हम एक एक सेल के लिए एक सिंबल ले लें, बल्ब के लिए एक सिंबल ले लें, स्विच के लिए एक सिंबल ले लें, और सारे सिंबल्स को जोड़ें, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बन जाएगा जो बहुत आसानी से बनेगा और समझने में भी आसान होगा। सो लेट अस सी व्हाट आर द सिंबल्स। तो सर्किट सिंबल्स होते हैं, थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप बार बार यूज करेंगे याद हो जाएगा। ये कुछ सिंबल्स होते हैं
ये कुछ ही बताया हूं मैंने, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं, मगर जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं वो बता रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहला आसान सा है सेल। अरे जैसे पेंसिल सेल होता है वैसा ही सेल दिखेगा। कैसे? उसके लिए सिंबल कैसे बनाएंगे? एक लाइन यू और बीच में गैप होता हुआ एक बड़ा लाइन, छोटा लाइन, परपेंडिकुलर और फिर लाइन, बीच में गैप सा। एक में पॉजिटिव टर्मिनल दिखा दिए, एक में नेगेटिव टर्मिनल दिखा दिए। नेगेटिव पॉजिटिव होता है कि नहीं? एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको कहते हैं हम सेल। अगर एक से ज्यादा सेल जोड़ दें तो देखो एक सेल था, दूसरा सेल भी जोड़ दिए उसी के साथ में, तो वो बन गया बैटरी, वो बन गया बैटरी। ओके, अब इसी की बात आगे बढ़ते हैं। मान लो ये सीधी लाइन जा रही है, इसी को आगे कनेक्ट करूंगा मैं, है ना? अभी देखेंगे हम लोग, कहीं भी आपको सीधी लाइन मिले किसी सर्किट डायग्राम में, तो वो सीधी लाइन होगी क्या? कनेक्टिंग वायर्स, वायर्स होंगे। जैसे सीधी लाइन दिखेगी, जोड़ती हुई लाइन दिखेगी। ओके, अब ये सीधी लाइन में कहीं पर इस प्रकार का जॉइंट दिखे, एक वायर है, दूसरा वायर उसके साथ में पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब वो वायर जॉइंट है। वो क्या है? वायर जॉइंट। ठीक, अब अगर कहीं एक वायर गया है, उसके ऊपर से जंप होता हुआ दूसरा वायर दिखे, मतलब ये वायर क्रॉसिंग है विदाउट कांटेक्ट, मतलब दोनों वायर जॉइंट नहीं है, एक के ऊपर एक गए हैं मगर जॉइंट नहीं है, मतलब दोनों कनेक्शन में नहीं है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ये इस प्रकार का जिग जैग इस प्रकार से कोई सिंबल दिखे आपको, तो ये रेजिस्टर है, या रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। अभी समझ लो इसके बारे में, और एक मतलब एक एक वीडियो या फिर एक पूरा सेशन तो इसी के बारे में रहेगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी ये समझ लो कि ये बड़े काम की चीज है, वरना इलेक्ट्रिसिटी हमारे कोई काम की नहीं रहती अगर ये जो जिग जैग वाला रेजिस्टेंस ना रहता। ये रेजिस्टेंस कहलाता है। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, मतलब इसकी वैल्यू दे दी जाएगी 5 ओम 10 ओम, ये क्या होता है बाद में बताऊंगा, मगर इसकी वैल्यू रहेगी, इसीलिए इसको फिक्स्ड बोले। मान लो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल का मतलब ही होता है जो चेंज हो जाए, वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो ये जो एरो टाइप का दिखा रहा है ना, इसको आगे पीछे खसकाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट भी बोलते हैं अच्छे शब्दों में। रियोस्टेट एक ना एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग वेरिएबल इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस की। कभी कभी इसको ना यूं भी दिखा देते हैं, ऐसा रेजिस्टेंस जैसा ये बनाए थे उसमें एक एरो बना दिए कट सा, इसको भी बोलते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टेंस। आसान बनाना ये होता है ना? कभी ये दिखे या ये दिखे, हो क्या है, क्या वो वेरिएबल रेजिस्टेंस, घबराने की बात नहीं है। हाँ, अब कभी आपको, अच्छा मैंने आप लोगों को याद है इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा था और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा? तो एमीटर होगा भाई। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें डायल लगे रहता है, मगर हम लोग सर्किट डायग्राम में उसको शो करेंगे ना, तो यू रहेगा वो, एक यू सीधी लाइन रहेगी, एक सर्कल रहेगा, बीच में लिखे रहेगा ए, मतलब क्या है समझ जाना, एमीटर है। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लिखे रहेगा, है ना? बताऊंगा इसको बाद में, एक प्रैक्टिकल भी करेंगे ना, तो हम लोग यू विल come to understand it very easily that how you can use a ammeter। आप प्रैक्टिकल कब करोगे ये सोच रहे होगे, आप प्रैक्टिकल घर में बैठे रहना, मैं करके दिखाऊंगा, है ना? एक वीडियो बना दूंगा मैं उसका, अभी ओम्स लॉ होने वाला है, उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल को समझेंगे और बड़े अच्छे से समझेंगे। पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल बना के उसको आप लोग घर में बैठ के समझ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अब ये तो हुआ एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए क्या रहता था? मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। तो ऐसा कहीं दिखे बीच में V लिखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ ये वोल्ट मीटर कहलाता है, इसे वोल्ट मीटर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। अगर कभी यूं दिखे सीधी लाइन, बीच में सर्कल, बीच में लिखा है G, अब ये क्या हुआ जी? ये गैल्वेनोमीटर है। इसके बारे में आप लोग ज्यादा पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। गैल्वेनोमीटर का यूज होने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। अभी इसका यूज मैं बस इतना बता रहा हूं कि ये प्रेजेंस ऑफ करंट बताने के काम आता है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं वायर से, वो बताने के लिए। करंट कितना मेजर हो रहा, कितना फ्लो हो रहा है वो एमीटर बताएगा, मगर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं ये गैल्वेनोमीटर बताएगा।
तो एमीटर भी तो वही बता सकता था ना, नहीं, मगर ये गैल्वेनोमीटर ना ज्यादा प्रिसाइसली बताता है। थोड़ा सा भी करंट फ्लो होगा ना इसमें पता चल जाएगा आपको। थोड़ा सा एमीटर में होगा 0.1 0.2 तो शायद ना बता पाए, क्योंकि डायल उतना हिलेगा नहीं, है ना। सो गैल्वेनोमीटर शोज द प्रेजेंस ऑफ करंट। तो एमीटर क्या था, ऐसा दिखता है। एमीटर दिखना मतलब हमारे सर्किट डायग्राम में ऐसा दिखेगा, सिंबल उसका ऐसा रहेगा। वोल्ट मीटर का सिंबल ऐसा रहेगा, कैसा, वी लिखे रहेगा, जी लिखा है, गैल्वेनोमीटर। ठीक। अब जैसे आप लोग देखें घर में स्विच होता है ना, पंखा चालू कर बोलते हैं तो हाँ स्विच को ऑन करते हैं आप लोग, है ना। तो सर्किट डायग्राम में हम लोग सर्किट डायग्राम में स्विच को ऐसा शो करते हैं, स्विच को कुछ इस तरीके से शो करते हैं। दोनों तरीका देख लो। ये स्विच ओपन स्विच बोलते हैं, मतलब ओपन स्विच का मतलब होता है कि बंद है, स्विच ऑफ है। ओपन स्विच का मतलब स्विच ऑफ होता है। देखो ये स्विच ओपन है मतलब करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब ये अप्लायंस बंद है। और हम कहीं कभी कभी ऐसा भी शो करते हैं, एक सीधी लाइन, ब्रैकेट और सीधी लाइन, अगर बीच में डॉट नहीं है ना, डॉट नहीं है ना, तो ये फिर ओपन स्विच है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा। ये दोनों तरीके से शो कर सकते हैं। और मान लो कभी ऐसा दिखे, यही देखो, ये जो सीधी लाइन जो ऊपर जा रही थी ये नीचे टच हो रही हो, तो ये क्लोज्ड स्विच कहलाता है, या फिर स्विच ऑन। स्विच ऑन मतलब अब अप्लायंस, जैसे पंखा चालू हो गया, हाँ तो वो स्विच को आपने ऑन किया ना, तो स्विच ऑन या फिर क्लोज्ड स्विच। क्लोज इसलिए बोलते हैं कि ये देखो क्लोज हो गया ना, दरवाजा बंद, क्लोज, ये बात हुई। अगर ये देखो, जैसे यहाँ पे बीच में डॉट नहीं था, वैसा यहाँ पे डॉट दिखे तो भी उसका मतलब क्लोज्ड स्विच। दोनों तरीके से शो करते हैं, एक ही तरीके से क्यों नहीं करते। थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कठिन करना भी जरूरी नहीं, 10वीं बच्चों को फेल भी करना है, नो ऐसा नहीं है। इनका दोनों का यूज कहीं कहीं अलग अलग तरीके से होता है। सो यू विल कम टू नो व्हेन वी विल मेक द सर्किट डायग्राम। दोनों तरीके से शो होता है, इतना याद रखना। कहीं आपको इलेक्ट्रिक बल्ब शो करना है, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब भी ना एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है, मगर कभी कभी ना इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाने के लिए कुछ ऐसा दिखा देता है, ये ऐसा यू है ना, बिल्कुल मतलब घुमाता हुआ डब्लू, उल्टा डब्लू टाइप का, या कभी इस तरीके से भी दिखा देगा, ऐसा एक सीधी लाइन फिर बीच में गुला और ऐसा कुछ। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक लैंप भी बोल सकते हैं, जो लाइट इमिट करेगा। तो ये सर्किट सिंबल हुए भाई, सर्किट सिंबल हुए। इतने सर्किट सिंबल को अगर अभी आप लोग याद रख लिए, याद क्या रखना है, रटने की तो बात नहीं, देख लिए समझ में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है याद रहेगा। इतने को याद रखो, बाकी सारी चीजें आपको यूज करते हुए याद रहेंगी। तो ये हुआ सर्किट सिंबल। कितना देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 तो आपने देख लिया। और मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक में, जिसको हम फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी वाले बुक में भी इतना ही दिया हुआ है, एक आध ज्यादा दिया होगा तो उसको कोई घबराने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सर्किट सिंबल हो गया, अब बचा सर्किट डायग्राम। अब इसी सर्किट जो सिंबल को हमने देखा उसी को मिला जुलाकर कुछ बन जाए, बन जाए। अच्छा 11 दिया है क्या, अच्छा प्रणव बता रहा है 11 दिया है सर करके, कोई बात नहीं, ठीक प्रणव, बहुत अच्छा, एक बुक तो खोल के रखा है कोई इंसान। सर्किट डायग्राम, तो इन्हीं सिंबल्स को मिला दे और एक ऐसा कोई डायग्राम बने। अब कुछ भी ऐसी आर्ट से नहीं मिला सकते, ऐसे तरीके से मिलाए कि करंट फ्लो हो और सही तरीके से फ्लो हो और कुछ इफेक्टिव रिजल्ट मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। तो कैसा दिखेगा सर्किट डायग्राम, क्या होगा, देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या इसका डेफिनेशन देखना। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, देखो एक सेल है, जैसा पेंसिल सेल होता है, एक सेल है, उससे वायर्स कनेक्टेड है, वायर्स कनेक्टेड है। एक बीच में देखो ये क्या हुआ, एमीटर हो गया, एमीटर कनेक्ट कर, एमीटर काम क्या, करंट फ्लो हो रहा है तो उसको नाप लेगा, वो मेजर कर लेगा कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो उसको इसी तरीके से कनेक्ट करते हैं। अच्छा देखना, खास बात देखना, आखिरी में बताऊं, चलो उसको, एमीटर हो गया, ठीक, उससे फिर वायर गया, देखो ये सीधी लाइन जितनी जा रही है ना, वायर है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, वायर्स होते हैं, वायर गया और वो कनेक्ट है एक रजिस्टर से, रेजिस्टेंस है ना, रजिस्टर या रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस है उसको रजिस्टर बोलते हैं। तो रजिस्टर जिगजैग पाथ हो गया, इसको रजिस्टर बोलते हैं। फिर वायर्स फिर से गए, स्विच में गए, स्विच देखो, स्विच का मतलब वही होता है जो बटन चालू कर बंद करते हैं हम लोग, वही स्विच है ना। इसमें बीच में डॉट लगा है मतलब ये ऑन है, स्विच ऑन है, या फिर बोल दो स्विच क्लोज्ड है, ठीक। और वापस नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट हुआ, ये वापस बैटरी में कनेक्ट होना चाहिए तभी जाकर सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब यही होता है कि वापस
पॉजिटिव से निकला वायर, नेगेटिव में वापस कनेक्शन आए। अच्छा, एक चीज बीच में पड़ी, रजिस्टर के अक्रॉस, अक्रॉस मतलब होता है एक छोर और दूसरे छोर में, रजिस्टर ये है ना, एक छोर और दूसरे छोर या फिर एक एंड और दूसरे एंड के बीच में हमने V नाम का कुछ लगाया है सिंबल, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस नापना। अब ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस नापेगा मतलब क्या होता है, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में कितना अंतर है ना। तो ये अंतर मतलब कैसे इसको कनेक्शन करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, उसके पैरेलली हमको कनेक्ट करना पड़ रहा है ना। ये बात ध्यान रखना है, पैरेलली वाली बात, ठीक। तो ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड हो गया। तो ये क्या बना, एक सर्किट डायग्राम बन गया, सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। ये सिंपल है, हाँ ये सिंपल है, कोई कठिन बात नहीं है। कठिन कठिन तो हम देखने वाले हैं, कठिन कठिन चीजें हम देखने वाले हैं, और ये देखेंगे हम लोग कि हाँ सर्किट डायग्राम आपको एनसीईआरटी में कुछ अलग दिखाए तो घबराना नहीं, वो थोड़ा कठिन दे दिया होगा ना। सर्किट डायग्राम बहुत सारे आप अपने से सर्किट डायग्राम बना दोगे, अभी देखना, एक दो क्लास बीतने दो, सर्किट डायग्राम आप ही लोग खूब 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 बनाने वाले हो, अच्छे से बनाने वाले हो। जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल का उसमें सर्किट डायग्राम बना के बताओ, ऐसे बोल देना, बहुत आसान है। एनसीईआरटी में अगर दिया है कुछ अलग तो बिल्कुल वो भी सही है ना, ये भी गलत नहीं है मगर, ठीक। तो एक सिंपल सर्किट डायग्राम में होता क्या है, होना क्या चाहिए, ये देखो, एक सेल, ऑब्वियस सी बात है, सेल क्यों, क्योंकि सेल रहेगा तभी वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा और तब जाकर ही कोई करंट फ्लो होने का चांस है, ठीक। वायर, कनेक्टिंग वायर से तो करंट फ्लो होना है, तो कनेक्टिंग वायर भी जरूरी है। रजिस्टर, अब ये करंट फ्लो करके वापस बैटरी में ले आओगे तो क्या मतलब, बीच में कुछ उसका काम भी आना चाहिए, है ना। जैसे कि हम बैटरी लगाए तो कोई एक टॉय चला ना, तो वो क्या, उसमें कोई मोटर होगा, कुछ ना कुछ चीज होगी, वो रजिस्टर कहलाएगा। एक स्विच भी होना चाहिए, बैटरी लगाया वैसे ही वो चालू हो गया, ये भी गलत हो जाएगा, स्विच। अब उसको मेजर करने के लिए आप एमीटर वोल्ट मीटर लगा दिए तो वेल वेल एंड गुड हो गया। अब ये सिंपल सा सर्किट डायग्राम, इससे अपने को आइडिया ये मिला कि हम लोग अगला जो चीज पढ़ने वाले हैं उसमें सर्किट डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो देखते हैं अगला चीज, विच इज ओम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ओम्स लॉ। ऑलरेडी यू नो व्हाट इज अ लॉ, लॉ मतलब होता है नियम, है ना। नियम, कोई चीज नियम कब बनती, जब वो प्रैक्टिकली प्रूफ हो जाए, प्रैक्टिकली प्रूव हो जाए। तो हम लोग अगली चीज में चलते हैं, उसको समझने के लिए आपको सर्किट डायग्राम का जानना जरूरी था, इसलिए मैंने सर्किट डायग्राम पहले बताया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज ओम्स लॉ। अच्छा, ये ओम्स लॉ को जानने से पहले, ये ओम क्या है, ये ओम तो अपना अपने ये इंडिया का लग रहा है, नहीं ये इंडिया का नहीं था, एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, वहां भी सरनेम में ओम आता है भाई। और वो जॉर्ज साइमन ओम था, वो फिजिसिस्ट था, साइंटिस्ट था, वो इलेक्ट्रिसिटी पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसको एक चीज एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व हुई कि क्या हुई, और उससे उसने एक नियम बना दिया, प्रैक्टिकली कर रहा था और उसको ये चीज ऑब्जर्व हुई। क्या हुई देखते हैं, उसने देखा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, उसने फिर इसी का नियम बना दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्या है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, मतलब जितना करंट फ्लो हो रहा है एक वायर या एक कंडक्टर से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, मतलब एक करंट जो फ्लो हो रहा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर के अक्रॉस लगा हुआ है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब जितना पोटेंशियल का अंतर है उस वायर के एंड्स में, उतना ही करंट, उतना के हिसाब से करंट फ्लो होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो मतलब यही होता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करो तो करंट कम होगा, इजंट इट। यही मतलब होता है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का सीधा मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे तो करंट कम होगा। इसी को हम लोग अच्छे शब्दों में बोलते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, है ना। ये और
एक बात आगे बोल दी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, मतलब वो जो वायर या कंडक्टर है जिसमें से आप जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए हो, आप कैसे कर सकते हो, सेल लगा लो, एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो, दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से, और फिर देखना कि कितना करंट फ्लो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाओ, बैटरी को बढ़ाते जाना, एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, तो करंट भी बढ़ते जाएगा। बैटरी को कम कर दो, कम होते जाएगा, मगर टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ जाता है वायर का टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है, और साथ में उसकी फिजिकल कंडीशन, मतलब फिजिकल कंडीशन मतलब होता है उसकी लंबाई, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है ना, पतला, मतलब आप वायर को लंबा खींच के लंबा कर दो या फिर उसके एरिया को छोटा बड़ा कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, तब जाकर ये बात होगी। तो चलो मान लो, अब ये बात तो स्टेटमेंट हो गया ना, ये तो शब्दों में बात हो गई, तो इसका कोई कुछ अपने को क्या फॉर्मूला टाइप निकालना रहता है, क्योंकि हर चीजों को हमको कैलकुलेट करना है फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर मान लो आई है, करंट को आई से डिनोट करते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वी है, तो ये ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम्स ने बोला था, उसके हिसाब से क्या बोल रहे हैं वो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, V इज डायरेक्टली V को बढ़ाओ I बढ़ेगा, V कम करो I कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही तो ये होता है। मगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता, तो कुछ प्रैक्टिकल करके देखो, मान लो 5 वोल्ट का बैटरी लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कितना करंट फ्लो हो रहा, 10 एम्पियर, तो इस प्रकार से मैं बढ़ाते जाऊंगा, कम करते जाऊंगा, तो मुझे मिलेगा इज इक्वल टू लगा सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि मैंने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले आया वहां पे। हम लोग जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं ना, हम लोग आर लगा देते हैं वहां पे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं वहां पे। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमको प्रैक्टिकल से पता चलती, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक। तो ये आर क्या है, आर इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बाद में रेजिस्टेंस बोलने वाले। ये रेजिस्टेंस हमने तो सिंबल देख लिया, मगर इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, याद रहेगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। अभी बताने के लिए बता देता हूं कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। अब ऑब्वियस सी बात है, अपने नाम पे कुछ काम किया है तो नया चीज जो बनाया उसके बारे में उसका यूनिट बना देगा वो ओम, है ना, मतलब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम 10 ओम ऐसे होने वाली है, ठीक, कोई बात नहीं। अभी फॉर्मूला याद रहेगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अभी देखो जो हमने पढ़ा एक्चुअली इट इज स्टेटमेंट, उसका फॉर्मूला। तो याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात है ये स्टेटमेंट और वो फॉर्मूला याद रहेगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट और R है रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 1, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी, 24 वोल्ट का बैटरी है भाई, वोल्ट है, देखो यूनिट पे ध्यान देना, ये क्या चीज दी है, एंड अ रेजिस्टर ऑफ 60 ओम, 60 ओम का रेजिस्टर है, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। अच्छा, क्या दिया है, क्या पूछा है, गिवन, देखो वोल्ट में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू 24 वोल्ट, सही है, ठीक। रेजिस्टेंस को का यूनिट होता है ओम, अभी बताया ना मैंने, हाँ इसके बारे में और भी जानेंगे, मगर 60 ओम क्या दिया है, 60 ओम मतलब है रेजिस्टेंस, तो R की वैल्यू दी है 60 ओम, V और R दिया है, और I करंट पता करो बोलता है। कुछ फॉर्मूला याद आया क्या, बहुत सारे फॉर्मूले हो रहे हैं अब, तो अभी अभी पढ़े, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई की वैल्यू पता करना है, आर को इधर ले आओ, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू नहीं पता, वी की वैल्यू 24 अपॉन 60, डिवाइड करके देखना कितना आएगा, सब करके अभी वहां पे डिवाइड करके देखना, 0.4 एम्पियर आएगा, है आसान, फॉर्मूले के थ्रू आपको पता चल गया। मतलब आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, तो यू कैन कैलकुलेट कितना करंट फ्लो हो रहा है, अच्छी बात है, करंट फ्लो हो रहा है तो बहुत सारी चीजें पता चल जाती, उसकी वैल्यू पता चल जाए, तो आंसर क्या होगा, 10 करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 0.4 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में, है ना, इसलिए याद रखना, गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, अपना कैलकुलेशन करना है, और आखिरी में आंसर जरूर लिखना है आसान। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 24 वोल्ट की बैटरी है, 60 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट पता करो, जो जो चीज दी है उसको लिखकर अपना फॉर्मूला लगा दिए, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगला क्वेश्चन, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट पता करो बोल रहा है, व्हाट करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस।
V की वैल्यू दी है, R की वैल्यू दी है, V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। देखना यहाँ पे वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम मतलब रेजिस्टेंस है। I की वैल्यू पता करें, फिर वैसी वाली बात है ना, आसान आसान पहले करेंगे, अभी देखना बाद में कठिन करके बताएंगे। We know that V is equal to I into R, I is equal to V upon R, तो 20/5 4 एम्पियर हो गया। लिख दो आंसर, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इज 4 एम्पियर। आज का पहला क्लास था। आज हम लोग बहुत आसान सी चीज किए मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज किए, क्योंकि ओम्स लॉ को इतने बार पूछ चुका है कि अब ऐसा लगता है कि फिजिक्स में तो ओम्स लॉ के बारे में कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही। न्यूमेरिकल भी ध्यान रखना है ना। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं मगर कुछ क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। आंसर दिस क्वेश्चन